हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स और ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। सो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। Now, applications of matrix. So first of all, rotation matrix. अब rotation matrix क्या है? Let x, y, z be a Cartesian coordinate system in three-dimensional space. So three-dimensional space में हमने Cartesian coordinate system लिया है x, y, z. Let r equal to x I cap plus y j cap be a vector in x y plane. So x y plane हम कंसिडर कर रहे हैं और वहां पर हमने एक वेक्टर लिया है r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो एक्स वाई, यहां पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसको मैं r कंसिडर कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है? नाउ इफ वी कंसिडर a rotation of coordinate system about z axis through an angle in anti-clockwise direction and indicate the new axis by x dash y dash। अब आप क्या कर रहे हो? इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो बाय एन एंगल थीटा, एंड जो भी हमारे पास में नया एक्सिस आ रहा है उस एक्सिस को हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय एक्स डैश वाई डैश। सो इसको आप रोटेट कर दो, ये मेरा जेड एक्सिस है, इसे मैं रोटेट कर देता हूं। सपोज मैं एंगल ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, आपको थीटा से रोटेट करना है, उसको थीटा पर हम बाद में मूव करेंगे, पहले हम बेसिक फंडा ले लेते हैं कि क्या होगा। सो ओमेगा एंगल से आप रोटेट कर रहे हो एंड जैसे आपने रोटेट किया इस तरह से मूव कर जाएगा। सो एक्स डैश वाई डैश ये हो गया, एंड आपने ओमेगा एंगल से रोटेट किया है, इसका मतलब ये क्या जाएगा? ओमेगा टी। टी टाइम के बाद में हम ले रहे हैं तो ओमेगा टी। नाउ इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। अब क्या करना है? ये कोऑर्डिनेट हम एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है? एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ अगर इसको ओपन करें, पहले हम y भी ले लेते हैं, तो इसी तरह से अगर आप y लोगे तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा देन माइनस आर साइन ओमेगा टी साइन थीटा। अब आप क्या करोगे? इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स प्लस वाई डैश लिए हैं और ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? दिस इज आवर
एक्स डैश, ये हमारा एक्स डैश होगा। तो अगर हम एक्स डैश निकालें तो एक्स डैश क्या आएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड इन द सेम वे अगर वाई डैश निकालोगे तो वाई डैश हो जाएगा आर साइन थीटा। सो यहां पर ये जो आर कॉस थीटा है इसको हम एक्स डैश लिख देते हैं, एंड आर साइन थीटा को हम वाई डैश लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश लिखोगे तो एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी, ये आ गया। इन द सेम वे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर ये क्या होगा, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, एंड यहां पर भी आप आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा रखोगे तो y हमारा आ जाएगा एक्स डैश साइन ओमेगा टी प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा टी। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम पे अगर हम मूव करें तो यहां पर क्या है, इधर इसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो बाय एन एंगल थीटा। सो थीटा एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, एंड इसको हमने एक्स डैश वाई डैश बोला है। सो यहां पर क्या होगा, इसी प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं। सो अगर हम यहां पर लें सो ये जो एंगल है इस ओमेगा टी का जगह हमारे पास में क्या है, थीटा। तो ओमेगा टी को तो आप थीटा कर दो, ठीक है, और वहां पर आप एक्स डैश एंड वाई डैश निकाल रहे हो, एक्स और वाई नहीं निकाल रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक तो ओमेगा टी को थीटा कर देते हैं, एंड साथ में हम क्या करते हैं, जहां पर एक्स है उसको एक्स डैश कर दो, जहां पर वाई है उसको वाई डैश कर दो। सो अगर हम इसको लें तो ये क्या आ जाएगा, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो एक्स को एक्स डैश, वाई को वाई डैश, एक्स डैश को एक्स एंड वाई डैश को वाई करना है, और साथ में आपको थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है। थीटा का मतलब ओमेगा टी से है, या फिर मैं ये बोलूं कि ओमेगा टी की जगह आपको माइनस थीटा रखना है। तो अगर हम ये सारा करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, क्योंकि ओमेगा टी को आपको माइनस थीटा रखना है, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। सो एक्स कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस टाइप से आ जाएगा। इन द सेम वे अगर हम यहां पर चलें तो वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, ओमेगा टी को माइनस थीटा रखना है, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा। सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहां पर चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये रहा। और हमारे क्या आया था, हमारे भी यहां पर यही आया था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और यहां पर भी यही आ रहा है। सो
ये आ गया। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, यहां पर एक्स वाई और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमको वही मिल गया जो हमने यहां पर निकाला था। और इसी को हम क्या लिख देते हैं, आर डैश जेड एक्स वाई। आर डैश जेड का मतलब ये मैट्रिक्स। सो हियर आर डैश जेड इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में जो आपने रोटेशन किया है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अगर आप इसी को थ्री डायमेंशन में लेके जाओगे तो क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये आपने क्या किया है, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट किया है, तो आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है पर जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, जेड डैश इक्वल टू जेड ही रहेगा। तो यहां पर अगर आप थ्री डायमेंशन में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी को मैं थ्री डायमेंशन में ले लेता हूं, तो अगर हम थ्री डायमेंशन में लें तो थ्री डायमेंशन में आ जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा ये 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 1। अब ये क्यों आया है, क्योंकि हमने बोला है कि जेड कोऑर्डिनेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जेड एस इक्वल टू जेड है, तो ये आपका ये आ गया, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0, जेड कोऑर्डिनेट आपका 1, क्योंकि जेड एस इक्वल टू जेड। नाउ कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर आर डैश जेड इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आर डैश जेड आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश जेड इज 1। ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ आर डैश जेड आर e raised to iota theta and e raised to minus iota theta। तो अगर आप रोटेशन मैट्रिक्स जो आपने आर डैश जेड लिया है उसका अगर आइगन वैल्यू लोगे तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। लेट आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर हमने जो पोजीशन वेक्टर है वो ले लिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपके पास में यहां पर जेड कोऑर्डिनेट भी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो पॉइंट था इसमें आपको साथ में जेड और यहां पर जेड डैश और लेना पड़ेगा, इसलिए एक्स डैश और वाई डैश जो हमने निकाले थे वो आ जाएंगे। एक्स डैश और वाई डैश हमने क्या निकाले थे, एक्स डैश तो आपका ये है, वाई डैश ये है, एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। तो यहां पर आप 0 जेड, यहां पर भी 0 जेड, और जेड डैश लोगे तो जेड डैश में क्या आ जाएगा 0 एक्स प्लस 0 वाई प्लस 1 जेड। इस टाइप से लिखना है। तो अगर इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो जैसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे यहां पर आपको जेड लिखना है, एंड इधर 0 और इधर 1, इधर 0 0। तो आपके पास में ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा, और 3/3 का भी क्या मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। इस टाइप से हमको मिलेगा। सो अगर आप r को ये लोगे, so let r equal to x I cap plus y j cap plus z k cap be a vector in a space, then types of rotation will be possible। कौन कौन से रोटेशन पॉसिबल है, r डैश z की बात करें मींस रोटेशन अबाउट z एक्सिस, तो ये तो वही रहेगा जो पहले था। तो r डैश z इक्वल टू cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। तो ये तो आपका
आर डस जेड। अब आर एक्स थीटा एंड आर वाई थीटा की बात करें, सो आर एक्स थीटा में ये आ जाएगा, ये तो आपको वही हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कर रहे हो, यहां पर जेड के अलोंग रोटेट किया है, तो यहां पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स होगा। इसका मतलब एक्स डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1x प्लस 0y प्लस 0z। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 0 एंड z का कोफिशिएंट 0। और ये यहां पर किया है x का कोफिशिएंट 1, y का 0 एंड z का 0। इसी टाइप से ये हमने y डैश और z डैश भी दिखा दिए हैं। तो अगर आप x एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो हमको ये मिलेगा, y एक्सिस के रोटेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। सो यहां पर टाइप्स ऑफ रोटेशन अबाउट x एक्सिस आपने लिया तो क्या आएगा, y एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे और z एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो क्या आएगा, वो हमने यहां पर ले लिया है। नाउ अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर ए वेक्टर p। वेक्टर p क्या है आपका, p हमारा ये वेक्टर है, p इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम i कैप j कैप k कैप। तो i कैप j कैप k कैप हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वहां पर आपने एक वेक्टर लिया है p। द एक्सिस आर रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर जब आपने रोटेट किया था, यहां पर आपने पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था और लास्ट में हमने इसको मॉडिफाई करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के लिए ओमेगा टी को माइनस थीटा लिखा था। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो जो हमारी प्रॉब्लम थी पहले वाली रहेगी, मतलब सिंपली आपको ओमेगा टी को थीटा ही लिखना है, माइनस थीटा नहीं लिखना है। सो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो यहां पर क्या होगा, ये मैं देख लेता हूं। सो ये आ जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इक्वल टू, वाई डैश हमारा यहां से लोगे, सो वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसका मतलब यहां पर मैट्रिक्स हमारे पास में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स होगा। एंड जेड एक्सिस के अलोंग आपने रोटेट किया है तो जेड कोऑर्डिनेट हमारा चेंज नहीं होगा। तो जेड में क्या आएगा, ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। और साथ में हमारे पास में क्या है, यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल हमारे पास में है 45 डिग्री। तो आप एंगल 45 डिग्री ले लो, तो जैसे मैं एंगल 45 डिग्री लेता हूं तो ये मेरा 45, ये 45, ये 45, ये 45। इसका मतलब ये क्या हो गया, cos 45 1 by रूट 2, sin 45 1 by रूट 2 और ये 0, sin 45 1 by रूट 2, cos 45 1 by रूट 2, ये 0 और लास्ट में 0 0 1, ये हमको मिल गया। अब हम इसमें से आंसर हमारा चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसमें क्या मांगा, द वेक्टर p इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। वेक्टर p की ये बात कर रहा है कि वेक्टर p क्या होगा। तो मेरे को मैट्रिक्स मिल गई है,
अब वेक्टर पी में चेक कर लेता हूं कि वो मेरा क्या आता है। तो अगर हम वेक्टर पी लें, ये हो गया 1/√2, ये -1/√2, 0, 1/√2, 1/√2, 0, 0, 0, 1। वेक्टर पी की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल रहे हैं। यहां पर मेरे पास में क्या था, एक्स वाई जेड, और लेफ्ट में था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यहां पर ये भी लिख दो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहां पर आई, 2j और k। तो अगर आप एक्स वाई जेड की बात करोगे तो एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, 1 2 1, ये 1, ये 2, ये 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1 -1/√2 2। तो ये क्या हो गया, 1/√2 -2/√2 प्लस 0। यहां पर अगर लोगे तो 1/√2 प्लस 2/√2 0, और यहां पर आपका ओनली 1। तो ये क्या आ गया है, -1/√2, देन यहां पर हो गया 3/√2 और इधर 1। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहां पर हमको मिल रहा है -1/√2 आई कैप प्लस 3/√2 जे कैप प्लस के कैप। अब ये आंसर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो गया -1/√2 आई कैप प्लस 3/√2 जे कैप प्लस के कैप। तो आंसर आपका ए होगा। तो दिस इज आवर आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ आगे मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास में है, अंडर अ रोटेशन बाय एन एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन है, वाई जेड के अलोंग रोटेशन नहीं है। अंडर अ रोटेशन बाय एन एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सिस, द वेक्टर दैट रिमेन्स इनवेरिएंट इज। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो तो इनमें से कौन सा वो वेक्टर है जो इनवेरिएंट रहता है या चेंज नहीं होता है, ये आपको देखना है। सो अब आप एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे थे, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो तो ये होता है। अब यहां पर क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये 1 0 0 के कोऑर्डिनेट हैं। तो x कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होगा अगर आप x एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो। तो हम चेक कर लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। सो अब यहां पर ये वो पॉसिबिलिटी है जहां पर x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, बाकी में इसमें तीनों चेंज, यहां पर ये z चेंज, यहां पर y चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज आवर बी। सो 5√2 x कैप इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Now, existence and uniqueness of the solution of system of simultaneous linear non-homogeneous equation. So first इसमें है consistent equation. अब consistent equation आप किसको बोलोगे, these equation have one or more solution. तो ऐसी इक्वेशन जिसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इसके अंदर आती है
यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो ये वो इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो यहां पर क्या है, सो इक्वेशन हमारे पास में क्या है, x प्लस 2y x plus 2y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 12। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास में केवल एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया। सो माइनस 2x इक्वल टू 2, इट मीन x इक्वल टू -1। इसी तरह से किसी में भी पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन हो गई। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चेक कर लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या। तो यहां पर क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी आपकी 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 बन जाती है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मींस दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसको आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 5। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 भी है एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 5 भी है। तो 3x plus 6y equal to 12 and 3x plus 6y equal to 5. How it can be possible? It means these equation does not have any solution. So these are inconsistent equation. Now, let a system of n simultaneous linear equation, so n simultaneous linear equation है और इक्वेशन क्या है हमारे पास में यहां पर, कंटेनिंग r अननोन वेरिएबल एज फॉलोइंग। तो ये हमारे पास में कुछ इक्वेशंस हैं, a11x1, a12x2, a13x3, a1nxn इक्वल टू b1। इसी तरह से a21x1, a22x2 ये, और इसी तरह से आगे मूव करोगे तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम में चेंज कर देते हैं। तो x1, x2, xn ये हमारा रो मैट्रिक्स, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स, और इसके साथ में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये जो कोएफिशिएंट हैं उनका मैट्रिक्स, तो ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, an1, an2, ann। इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये तो आपको लेना ही है, कौन सा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड साथ में आपको ये भी लेना है। तो हमने क्या किया है, ये हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो राइट साइड का कॉलम मैट्रिक्स था वो भी साथ में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरह से जो नया हमको मैट्रिक्स मिला है, दिस इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम। ये हमारा सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। नाउ कुछ पॉइंट हमारे पास में है वो भी हम ले लेते हैं जिससे हमारा मैट्रिक्स आज एंड हो जाए। इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to rank of matrix C, then
द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो दो इक्वेशन हमारे पास में है, एक इक्वेशन जो है उसका मैट्रिक्स ए हम ले रहे हैं, तो हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में हमने मैट्रिक्स लिया है, ए का मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और सी का मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, देन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। नाउ इफ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक तो इक्वल है और साथ में क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अब हमारे पास में जो इक्वेशन थी उनमें जो अननोन वेरिएबल थे उनके ये इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नाउ इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट इट इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो यहां पर ये दोनों तो इक्वल हैं पर अननोन वेरिएबल से ये वैल्यू हमारी कम है, तो उस केस में क्या होगा, देन देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट होंगे और अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो उस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट हमने दिया है, ये क्या है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी then the equations are inconsistent and have no solution। तो यहां पर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो पॉइंट हम एक बार वापस ले लेते हैं। पॉइंट्स क्या है कि अगर ए और सी की रैंक इक्वल है तो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। रैंक ए एंड सी की इक्वल है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, देन उस केस में जो हमारी इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे। यहां पर ए एंड सी की रैंक इक्वल है बट इट इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो उस केस में इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे पास में है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी देन द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। सो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स लिया है और उसके बाद में किस केस में मैट्रिक्स इक्वेशंस जो है इसका सॉल्यूशन होगा और किस केस में हमारे पास में जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स का मैट्रिक्स एंड होता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो जो नए नए कंटेंट अपलोड करते रहते हैं उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।